जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं सीजी व्यापम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका। और ये एग्जाम कब का है तो ये है ज्येष्ठ सम परीक्षक सहायक सम परीक्षक भर्ती परीक्षा 2018। जी हाँ, 2018 में आप भी मॉडल आंसर देखेंगे तो इस तरह से हमने निकाला है। फाइनल मॉडल आंसर है ये, और ये SAF भर्ती 2018 है। इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, ये 200 प्रश्न इसमें पूछे गए थे, जिसमें जनरल नॉलेज से थे, रीजनिंग के से थे और हिंदी के 100 प्रश्न इसमें शामिल थे। तो हमने हिंदी के 100 प्रश्नों का अध्ययन किया है जो आगामी व्यापम एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें हमने 50 प्रश्न जो हिंदी के हैं उसको आज के वीडियो में शामिल किया है और 50 प्रश्न अगले वीडियो में शामिल किया है। दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, जीएस के पाठ का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आई बटन जो आ रहा है, यहाँ पर आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो ज्येष्ठ सम परीक्षक या सहायक सम परीक्षक का एग्जाम लिया गया था। और हम इसे इंग्लिश में भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या नाम से जानते हैं वो यहाँ जान लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा आता है कि सीनियर ऑडिटर और असिस्टेंट ऑडिटर भर्ती है ये, तो उसी के प्रश्न पत्र का हम अध्ययन करें जो कि व्यापम के लिए आगामी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीजी व्यापम द्वारा जो 2018 में ज्येष्ठ सम परीक्षक और सहायक सम परीक्षक अर्थात SAA भर्ती परीक्षा लिया गया था। उसमें हिंदी से टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे। जी हाँ, हिंदी से 100 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसी 100 प्रश्न को लेकर आज की इस वीडियो में हम आए हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। ये प्रश्न है, अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तपस्या करना, बहुत कठिन, बहुत अधिक दुख करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है बहुत कठिन। जी हाँ, अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कठिन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आ चुका है 102 प्रश्न अर्थात दूसरा प्रश्न आज का। गाल बजाना का अर्थ है। जी हाँ, गाल बजाना का अर्थ होता है बढ़ चढ़कर बातें करना। जी हाँ, बहुत ज्यादा फेंकना अर्थात ओवर बात करना, ओवर स्मार्ट कहते हैं हम, ऐसे सामान्य भाषा में कहे तो इसे गाल बजाना कहते हैं। इसका अर्थ है बढ़ चढ़कर बातें करना। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 103वां प्रश्न है अर्थात तीसरा प्रश्न है आज का। घी के दिए जलाने का अर्थ क्या होता है? तो घी के दिए जलाने का अर्थ होता है प्रसन्नता प्रकट करना। सामान्य दिए तो जलाते ही हैं, कोई भी खुशी होता है तो, लेकिन घी के दिए जलाने का अर्थ होता है बहुत ज्यादा अर्थात प्रसन्नता प्रकट करना है, ना कि पूजा पाठ करना है। आपको याद रखना होगा क्या है, प्रसन्नता प्रकट करना इसका सही आंसर है। इसके बाद आ चुका है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न क्या है तो ये प्रश्न है, ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ होता है सी ऑप्शन केवल बाहरी आवंडर दिखाना अर्थात दिखावा करना। ओवरऑल हम कहे तो दिखावा करना। अगर हम कोई दुकान मान लो जाते हैं उदाहरण के तौर पर, तो वो अच्छा सामान दिखाता है बाहर में, लेकिन अंदर अब जब लेने जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं रहता, केवल बाहरी दिखावा रहता है। कई व्यक्तियों में ऐसा होता है कि वो एकदम ओवर स्मार्ट लगते हैं, बहुत ज़्यादा देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये हर मेरा काम कर देगा, लेकिन वो कर नहीं पाता। ये बाहरी दिखावा एक तरह से कह सकते हैं, इसी को कहते हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान। एक 105 प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर शो हो चुका है। ये है टीम टाम करना का अर्थ है। जी हाँ, टीम टाम करना का अर्थ है तो इसका करेक्ट आंसर लिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। हम टीम टांग करने का अर्थ होता है कि इधर उधर करना, ज्यादा शैतानी करना, लेकिन इसमें नकल करना और शैतानी करना दोनों ऑप्शन मैच खा रहा था। एक तरह से जो टीम टाम करता है तो दूसरे का नकल बताते रहता है, ये ऐसे करता है वो ऐसे करता रहता है, और एक तरह शैतानी करना होता है। तो इस क्वेश्चन को सीजी जो व्यापम है उनके द्वारा ही डिलीट कर दिया गया है।
सॉरी डिलीट नहीं किया गया, इसका ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं लिया गया क्योंकि इसका दोनों आंसर हो रहा था, अर्थात ए और सी दोनों ऑप्शन में नहीं थे, इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद आ चुका है 106वां प्रश्न। ये प्रश्न है प 12 होना का अर्थ क्या है? जी हाँ, प 12 का अर्थ क्या होता है ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है लाभ होना। जी हाँ, प 12 होने का अर्थ होता है लाभ होना। इसके बाद है 7वां प्रश्न, झुंड मेला। झुंड मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है? जी हाँ, आपने संज्ञा पढ़ा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, ये संज्ञाएं होती है। 5 प्रकार के होते हैं इसमें संज्ञाएं। इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ये संज्ञाएं, इसके अलावा यहाँ भाववाचक संज्ञा को छोड़ दिया गया है। तो 5 प्रकार की संज्ञाएं होते हैं, लेकिन जो झुंड मेला और ये दिया हुआ है ये क्या है? तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है झुंड मेला। एक 108वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? इनमें से कौन सा क्रिया भूतकाल में नहीं है ये हमें करेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह पढ़ने वाला है। जी हाँ, है मतलब ये भूतकाल में नहीं है। अगर भूतकाल में कहने का अर्थ जो बीत गया हो, जैसे कि वह पढ़ रहा था अर्थात उन्होंने पढ़ लिया है, उन्होंने पढ़ाई की थी अर्थात उन्होंने पढ़ाई कर ली है, उसने पढ़ाई कर ली थी अर्थात उन्होंने पढ़ाई कर ली है, वो बीत गया है। लेकिन वह पढ़ने वाला है, ये क्या है? तो यह भविष्य काल है। आप ऐसे ही लगा सकते हैं पढ़कर, वह यह जो ऑप्शन दिया हुआ ये क्या है? तो ये भविष्य काल है। हमने 8 प्रश्न देखा, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है, राम एक फूल की माला बाजार से लाया। इस वाक्य को शुद्ध करना है। जी हाँ, राम एक फूल की माला, यहीं पर गलत हो जाए। राम फूल की एक माला बाजार से लाया, ऐसा होना चाहिए। राम फूलों की एक माला बाजार से लाया, ऐसा ये वाक्य होना चाहिए। और यही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, पहला ही ऑप्शन, क्योंकि एक फूल की माला नहीं है, ये फूलों की एक माला होगा। तो इसे आप करेक्शन इसमें कर सकते हैं। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं व्यापम में, जो कि आगामी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 10वां प्रश्न है, सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप क्या है? जी हाँ, जो सौंदर्य होता है तो उसका शुद्ध रूप क्या है ये पूछा गया है। तो इसका शुद्ध रूप होता है सौंदर्य। अ की मात्रा सौ, आधा न मिले द, यह रहता है। जो ऐसे सौंदर्य लिखा है ये तो गलत ही है, ये सौंदर्य लिख दिया है, सौंदर्य हमें यहां लगाना था। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक 111वां प्रश्न है, अपठित शब्द का अर्थ है। जी हाँ, अपठित शब्द का अर्थ क्या होता है ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जो पढ़ा हुआ ना हो। जी हाँ, जो कहा ना जा सके अर्थात जो कहा ना जा सके वो तो अलग है, जो सुना जा सके वो भी अलग है, जो किया ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठित कहते हैं, जो पढ़ा ना हो। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 112 प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। इनमें से कौन सही वाक्य है ये हमें करेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जाना, अब तू जा। ये इसमें से अगर करेक्ट आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन है अब तुम जाओ। जी हाँ, यही इसका करेक्ट आंसर है। और ऐसे ही हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं व्यापम में, जो कि व्यापम द्वारा अन्य एग्जाम जो लिए जाएंगे उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपका रिपीट ही होगा। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? जी हाँ, विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह दोनों ऑप्शन दे दिए। अगर यहाँ पर कोई और ऑप्शन रहता ए और डी करके तो हम उसको ले आंसर लगाते, लेकिन ए और डी इसमें ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन में आप देखेंगे तो संज्ञा और सर्वनाम को एक में ही दे दिया गया है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। जो विशेषण होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न क्या है? तो ये प्रश्न है हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? जी हाँ,
हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6। 6 होती है हिंदी में सर्वनाम की संख्या। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर 100 प्रश्न व्यापम में पूछे गए हैं ज्येष्ठ सम परीक्षक या सहायक सम परीक्षक में, तो सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक इसमें क्लियर हो गए हैं। हर टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो इसे सीनियर एडिटर और सहायक एडिटर भर्ती होता है। यहाँ पर अगला 115वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायु का पर्यायवाची शब्द है? जी हाँ, वायु को और किस नाम से जाना जाता है? जो हवा है उसको। तो हवा ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अनिल। वायु को अनिल के नाम से भी जाना जाता है। पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द है। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, फूल का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पुष्प फूल का पर्यायवाची है। इसके अलावा जो कुसुम दिया हुआ है ये भी फूल का पर्यायवाची है, लेकिन जो मुकुल दिया हुआ है ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। प्राची जो प्रसून दिया हुआ है, कुसुम दिया हुआ है, पुष्प दिया हुआ है, ये पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है 117वां प्रश्न, अर्थात 17वां प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, औरत विदेशी शब्द है। इसमें और जो बाकी ऑप्शन दिया हुआ जैसे कि सूरज, हाथ, जगमग, ये सब देशज शब्द है, लेकिन औरत जो है विदेशी शब्द है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं व्यापम में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है इस तरह से। ये है अगला प्रश्न, महावट शब्द का तात्पर्य क्या होता है? जी हाँ, महावट शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को महावट कहते हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 119वां प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, हमने ऊपर में ही बताया, ये भी पूछ लिया गया है। और इनमें से एक कौन जातिवाचक संज्ञा है, ये पूछा हुआ है। तो चीन क्या है? देश का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है। गंगा नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है। राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन रेगिस्तान एक जातिवाचक है, जैसे कि थार रेगिस्तान कहते हैं, सहारा रेगिस्तान कहते हैं। तो इसे कहा कि ये जाति को बता रहे हैं रेगिस्तान की। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 120वां प्रश्न, अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय कभी सुख की सांस न ले सके के लिए सही कथन क्या है? तो इसमें से ये क्या कहा गया है के लिए सत्य, इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊंची दुकान फीकी पकवान, हमने ये आपको बताया था। एक दूसरा है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा है, और दूसरा है तबेले की बला बंदर के सर, ये भी गलत है। ये है पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ जोड़ दिए जाते हैं इतिहास से जुड़े टॉपिकों को, क्योंकि 100 प्रश्न पूछने हैं इसलिए थोड़े कठिन भी है कई प्रश्न, और कई प्रश्न सरल भी है। अगला है धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चलता क्योंकि? जी हाँ, धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चलता क्योंकि इसका ऑप्शन क्या है आंसर? अगला बताना है। तो झूठ के पांव कहाँ, ये इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चलता क्योंकि झूठ के पांव कहाँ, ये इसका करेक्ट आंसर है। और हम जो आपको आंसर बता रहे हैं वो सीजी व्यापम के जो फाइनल आंसर लिए गए हैं, मॉडल आंसर, उसी के आधार पर इसमें हम आंसर आपको बता रहे हैं। 122वां प्रश्न है। 122वां प्रश्न क्या है? तो जो किसी को दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, जो किसी को दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? तो वो तो अदृश्य कहते हैं। आप ऐसे ही जान सकते हैं, जो किसी को दिखाई ना दे वो अदृश्य कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सारे प्रश्न कठिन होंगे ऐसा कहना नहीं है, लेकिन जो कुछ प्रश्न होते हैं वो कठिन होते हैं, लेकिन कई सारे प्रश्न सरल भी होते हैं कि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस तरह से ये शो हो चुका है, और ये प्रश्न क्या है? तो 123वां प्रश्न, राम आम खाता है वाक्य में कौन सा कर्ता लगा है? इनमें से कौन सा कर्ता है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है राम। राम कर्ता है। आम क्या है? तो ये
सब्जेक्ट है और खाता क्या है, तो ये क्रिया है। तो ऐसे आप आंसर लगा सकते हैं, क्या क्या आंसर आ सकते हैं। राम इसका करेक्ट आंसर है। वाक्य होता है, वाक्य क्या होता है ये हमें बताना है। एक एक लाइन में प्रश्न पूछा गया है हिंदी में। तो वाक्य क्या होता है, वाक्य होता है पदों का समूह। जहां ध्यान देंगे आप, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, शब्दों के समूह को शब्दांश कहते हैं, अर्थों के समूह को अर्थांश कहते हैं, इसी तरह पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। इसके बाद आ चुका है वाक्य के कितने भेद होते हैं। जी हाँ, वाक्य के कितने भेद होते हैं, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। ध्यान देंगे, व्यापम द्वारा ही इसे डिलीट कर दिया गया है। अलग अलग बुक में अलग अलग वाक्य के भेद दिए गए थे, कई में 3 दिया गया था और कई में 4 दिया गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न आ चुका है, वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है। जी हाँ, वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है पद। वाक्य की न्यूनतम इकाई है पद। अगर हम किसी शब्द की न्यूनतम इकाई बोलते तो अक्षर होता, वर्ण, लेकिन हमें वाक्य का पूछा है तो कोई भी पद वाक्य की न्यूनतम इकाई है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला 127वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है। जी हाँ, निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य है। तो 127वां प्रश्न का सही आंसर है ए। ए जो है कंठ तालव्य स्वर है। इनमें से जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है ये चारों स्वर है, लेकिन अलग अलग तालव्य का अलग अलग कंठ का जो उच्चारण स्थल है उसके अनुसार स्वर को बांटे गए हैं। इसके बाद है अगला 128वां प्रश्न, जब किसी व्यंजन का सहयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, जब किसी व्यंजन का सहयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं, यह पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है संयोग द्वित्व। आपको ध्यान में रखना होगा, संयोग द्वित्व कहते हैं। व्यापम कुछ हट के ही प्रश्न पूछते हैं कई प्रश्न को, और कई प्रश्न सीधे डाल देते हैं, क्योंकि 100 प्रश्न पूछा गया इसलिए कुछ प्रश्न को थोड़े से घुमा घुमा दिए हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस तरह से आ चुका है। यह प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, उष्मा, महाप्राण है। तो इनमें से कौन अघोष, उष्मा और महाप्राण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है स। स ह। जी हाँ, स होता है और इस तरह से एक और स होता है और ये स होता है और ह होता है। ये अघोष है, उष्म है और महाप्राण है। तो इस तरह से आप आंसर लगा सकते हैं कि कौन किसमें आता है। आप वर्णमाला से अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये वीडियो। 130वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है। इनमें से स्वर की संख्या 10 होता है और दो और होता है, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाता है, सॉरी, स्वर की संख्या कितना होता है, 11 होता है। 2 मिलाकर 13 होता है। कई बुक में 13, कई बुक में 11 दिया रहता है। इसमें जो लघु स्वर है उनमें से सही आंसर क्या है, तो सी ऑप्शन इसका ऋषि जो है एक लघु स्वर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद 131वां प्रश्न है, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है। जी हाँ, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है। तो ये क्या है, यह है कंठव्य। जी हाँ, कंठव्य है विसर्ग संबंधित है, ना कि दंत, ओष्ठ, तालु से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही प्रश्न व्यापम में पूछे जाते हैं। यहां अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग इनमें से, सॉरी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये चौथा ऑप्शन छूट गया था। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। जी हाँ, इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चील, उल्लू, केचुआ, पक्षी। आपको नाम से किस में लग रहा है कि इसमें स्त्रीलिंग है। जी हाँ, तो क्या है स्त्रीलिंग, चील, उल्लू पुरुष लिंग है, केचुआ पुरुष लिंग है और पक्षी उभयलिंगी है, क्योंकि पक्षी में पुरुष पक्षी भी आते हैं और महिला पक्षी भी आते हैं। तो लेकिन चील जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला आ चुका है 133वां प्रश्न। ये प्रश्न है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का गढ़ जोड़ा कौन सा है। इनमें से
जो युग्म दिया हुआ है इनमें से पुल्लिंग पहले वाला होगा और दूसरा में स्त्रीलिंग होगा, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये हमें बताना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है लाला लालाइन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सुकुल सुकलाइन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बाघ बाघिन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मामा और मुमानी। तो इनमें से कौन सा गलत है, सॉरी गलत जोड़ा कौन सा ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे कौन सा गलत है तो हमें ये लग रहा है गलत है और ये भी लग रहा है गलत है। बाघ बाघिन और लाला लाइन ये दोनों सही लग रहा है, सीजी व्यापम द्वारा ही इसे डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि कई क्वेश्चन को डिलीट किया है। अगर हम बात करें जो ज्येष्ठ सम परीक्षक और सहायक सम परीक्षक का एग्जाम लिया गया 2018 में, जो कि SAA भर्ती है, तो इसमें कई क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। एक टोटल हम गिन लेते हैं, 7-8 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। जिसमें हम बात करेंगे अगर हिंदी का, तो हिंदी में ही कितने प्रश्न हैं, 6 प्रश्न डिलीट किए गए हैं, हिंदी में ही 6 प्रश्न। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज और पूछे गए हैं ऊपर में हैं, तो उसमें भी 2 प्रश्न डिलीट किए गए हैं, टोटल 8 प्रश्न डिलीट कर दिए गए। तो इस तरह से डिलीट किए रहते हैं कई सारे प्रश्न को ऑप्शन में जो थोड़ा मिस्टेक होने के कारण। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक वचन बहुवचन का गलत जोड़ा कौन सा युग्म है। जी हाँ, एक वचन भी दिया हुआ है इसी में और बहुवचन भी दिया हुआ है इसी में, तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है हमें फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है साला सलाएं, ये तो सही है, साला और सलाएं। तो अगला क्या दिया हुआ है, बुढ़िया बुढ़ियाएं, तो ये भी सही है। राजा रानी देना था यहाँ पर, राजा रानियां, तो डी ऑप्शन सही है और बी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। तो गलत कौन सा है, सी ऑप्शन, ये गलत है, तो ये इसका सही आंसर है। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, क्योंकि गलत जोड़ा को पूछा गया है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। इस तरफ दिया हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ प्रिंट किए रहते हैं हिंदी का अगर पेपर होता है तो। निम्नलिखित वाक्यों में से सामान्य भविष्य काल सूचक वाक्य का चयन कीजिए। जी हाँ, सामान्य भविष्य काल का सूचक वाक्य हमें चयन इसमें करना है, जो कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर पहला ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा। ये क्या है, भविष्य है, भविष्य काल दे रहा है। हम यह किसको दें, ये भी है, हम इसे किसको दें, ये भी भविष्य का है, क्योंकि अभी दिया नहीं है, किसको देना है ये बात की बात है। ईश्वर आपकी बढ़ती करे, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ईश्वर आपकी बढ़ती करे, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ये भी भविष्य का है। लेकिन जो सामान्य भविष्य काल का होगा वो क्या होगा, तो वो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। ये प्रश्न क्या है, तो अगर वह आता है तो क्या होगा। इस वाक्य में कौन सा काल है ये बताना है। वह आता है तो क्या होगा, अगर आता है तो क्या होगा, अर्थात अभी आया नहीं है लेकिन आने के बाद क्या होगा, इस तरह से ये प्रश्न बनाया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम यहां देखेंगे, अगर वह आता हुआ, अगर वह आता हुआ तो क्या होगा, ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा बन नहीं रहा है। अगर वह आता हुआ तो क्या होगा, अर्थात आया नहीं है, अभी आता हुआ कह रहा है। एक तरह से ये भविष्य में ले जा रहा है और ऑप्शन में भविष्य में ऑप्शन नहीं है, तो हमें उपरोक्त में से कोई नहीं लगा देना है, क्योंकि वह आता हुआ आ रहा है तो क्या होगा, अर्थात जो आने के बाद क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ये वर्तमान में नहीं आ रहे हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और यही आंसर सीजी व्यापम द्वारा भी लिया गया है, हम उसी के अनुसार ही आपको फाइनल आंसर इसमें बता रहे हैं। अगला प्रश्न यहां आ चुका है स्क्रीन पर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है। जी हाँ, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सजावट। भाववाचक क्या है, तो सजावट है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
दासत्व क्या है, तो ये भी भाव है। बड़प्पन क्या है, तो क्रिया शब्द से बोल रहे हैं ना, क्रिया। सजावट एक क्रिया है, बड़प्पन क्रिया नहीं है, धैर्य क्रिया नहीं है, लेकिन सजावट एक क्रिया भी है और भाववाचक भी है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला 138वां प्रश्न है, गुरु ने शिष्य को पोथी दी। इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी क्रमशः क्या है? जी हाँ, शिष्य और जो पोथी दिया हुआ है ये क्या है, हमें बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गौर कर्म और मुख्य कर्म है। जी हाँ, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जो शिष्य है वो क्या है, तो वो गौर कर्म है, और जो पोथी है वो क्या है, तो वो मुख्य कर्म है। तो इस तरह से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं व्यापम में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा शब्द में काला विशेषण संज्ञा की व्यक्ति को क्या करता है? जी हाँ, व्यक्ति को क्या करता है काला शब्द, यह बताना। तटस्थ, विस्तारित, मर्यादित, कुछ नहीं। तो इनमें करेक्ट आंसर क्या है? मर्यादित। मर्यादित है जो काला विशेषण शब्द है ये काला घोड़ा में। तो ये काला घोड़ा अच्छा होता है, अच्छा दिखता भी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों में स्थानीय क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? जी हाँ, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों में स्थानीय क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे। ये है, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, ये सही आंसर इसका लिया गया है, व्यापम द्वारा ही लिया गया है। उसी के अनुसार ही हम सारे प्रश्न को अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। यह है, गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है? जी हाँ, गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है? तो इसे डिलीट कर दिया गया है व्यापम द्वारा ही। इसके बाद 142वां प्रश्न है, निम्नलिखित समासिक शब्दों में अधिकरण तत्पुरुष का चयन कीजिए। जी हाँ, अधिकरण तत्पुरुष इनमें से कौन सा है ये बताना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, काना फूसी करना अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। जी हाँ, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 143वां प्रश्न है, समासिक शब्द नील पीत कर्मधारय समास के किस विभेद के अंतर्गत आता है? अर्थात समास के किस विभेद के अंतर्गत आता है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, विशेषण मोह पद के तहत आता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है अगला 44वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास है? जी हाँ, इनमें से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है पाप पुण्य वैकल्पिक द्वंद्व समास है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यहां आ चुका है अगला प्रश्न 145वां प्रश्न, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? जी हाँ, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 4 है मूल स्वरों की संख्या। अगला प्रश्न है 146वां प्रश्न, अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा अघोष अल्प प्राण व्यंजन है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है क, अघोष अल्प प्राण व्यंजन का वर्ण है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी में पश्च स्वर है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है हिंदी में ये बताना है। तो उ ओ ये पश्च स्वर है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 148वां प्रश्न, कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 148वें प्रश्न का? इसका करेक्ट आंसर है 2। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 149वां प्रश्न है, अवरोधी व्यंजन है, अवरोधी व्यंजन में क्या होता है ये बताया गया। जी हाँ, अवरोधी व्यंजन में क्या है ये आगे बताना है। तो इसका क्या है, हवा रुक जाती है। अवरोधी बता रहा है,
हवा को अवरोध कर देती है। हवा मंद गति से निकलती है, हवा तीव्र गति से निकलती है, हवा रुक जाती है। उपरोक्त सभी दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो अवरोधी व्यंजन होते हैं उसमें हवा रुक जाता है। 150वां प्रश्न है, किसी भी भाषा में वर्तनी की एक रूपता स्थिर की जाती है। जी हाँ, किसी भी भाषा में वर्तनी की एक रूपता स्थिर की जाती है, तो ध्वनि के सुंदरता के लिए, ध्वनि को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए, ध्वनि के तीव्र प्रवाह के लिए, ध्वनि के एक रूपता के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ध्वनि को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए। हमने 50 प्रश्न का अध्ययन कर लिया है। आगे के 50 प्रश्न के वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर जो आई बटन है यहाँ पर भी आपको आगे के 50 प्रश्न का वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जीके के जो पार्ट हैं उसका भी वीडियो आपको यहीं पर आई बटन में मिल जाएगा। चलते हैं आगे, वीडियो का अध्ययन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं अगले वीडियो पर।